गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। तो आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये आपके पाठ्य पुस्तक का अध्याय 12 है, जिसका शीर्षक क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो हम लोग इसमें आगे बढ़े, पढ़ना शुरू करें। इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि चुंबक क्या होता है। तो जरा आप लोग जल्दी से बताएंगे कोई कि चुंबक से आप क्या समझते हैं, क्या होता है चुंबक? किसी ने क्या, लगभग सभी ने चुंबक तो देखा ही होगा। देखा है सर। देखा है तो बताओ चुंबक क्या होता है। सर जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, और भी कुछ होता है क्या उसमें? सर मतलब उसका जो क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र, हाँ, उसमें जो वो किरणें होती है वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। वो वैसे उनको किरण नहीं कहते हैं, है ना? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल सही बोला आपने, वो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये थोड़ा आगे की बात हो गई। उसके पहले अभी आपने बोला चुंबकीय क्षेत्र, वो क्या होता है फिर वो बताओ थोड़ा। सर मतलब जितना जितना दूर तक चुंबक अपना बल लगाता है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। तो हम लोग चुंबक से ही शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले हमने यहाँ पर जो शीर्षक लिखा है, पाठ्य का शीर्षक है, वह लिखा हुआ है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ पर विद्युत धारा किस लिए आ रही है, इसका क्या संबंध है चुंबक से या चुंबकीय क्षेत्र से? किसी को कुछ आइडिया हो तो बताओ थोड़ा। सर जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके हाँ, चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो बिल्कुल सही बताया आपने। जब भी किसी चालक में से विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाता है, तो कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये पाठ्य का आधार ही क्या है, पहले वही देखते हैं। तो एक वैज्ञानिक हुए, जैसे अभी हमने विद्युत वाले पाठ में देखा था, बहुत सारे वैज्ञानिक थे। जैसे वोल्ट अलेसांद्रो वोल्टा थे, तो वो विभवांतर और विद्युत धारा से खेल रहे थे। तो उसी तरह से एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। ठीक है, तो हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड क्या कर रहे थे, ये इन्होंने भी कुछ इसी तरह का काम किया था कि इनके पास एक विद्युत परिपथ था, कुछ इस तरह से। मान लो यहाँ पर कुछ भी लगा है, हम लोग अभी तक प्रतिरोध या प्रतिरोधक के बारे में पढ़ते आए हैं, तो इसी तरह का एक परिपथ था। और इसमें यहाँ मान लो एक बैटरी लगा के ये कुछ तो कर रहे थे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही बनाते हैं। तो जब इसमें से धारा प्रवाहित हो रही थी, धारा जब प्रवाहित हो रही हो तब की बात नहीं करेंगे। मान लो इस समय किसी समय पर इनका ये कुंजी खुली थी, परिपथ बंद था। हम लोगों ने यही पढ़ा है ना, कुंजी खुली हो तो परिपथ बंद होगा। कुंजी खुली थी, परिपथ बंद था। और संयोगवश यहाँ कहीं पर एक दिक् सूचक या दिशा सूचक, अब दिक् सूचक या दिशा सूचक आप लोग सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कंपास, सर यस सर जानते हैं। ऐसा कोई उपकरण सबने देखा है? ये सर देखा है। ये क्या है, ये क्या करता है, इसका काम क्या है? सर ये तो बताता है कि मतलब ये उत्तर है कि दक्षिण है, पूरब है कि पश्चिम है। बिल्कुल सही। तो यही जो यंत्र है, ये दिशा सूचक कहलाता है। इसमें देखो एक सुई होती है ना, जो हमेशा उत्तर दक्षिण के अनुदिश अपने आप को अलाइन कर लेती है ना, उसी के समांतर ये अपने आप को रखती है हमेशा, है ना? यस सर। तो इसी यंत्र को दिशा सूचक यंत्र या दिक् सूचक कहा जाता है। ठीक है, किताब में आपको पुस्तक में दिक् सूचक लिखा हुआ मिलेगा। यस तो सर। दिक् सूचक जब हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह का होता है। इसके अंदर एक सुई होती है, कई बार दो सुइयां भी होती हैं। तो ऐसा प्लस के निशान से भी दिखाया जाता है, नहीं तो ज्यादातर एक ही सुई वाला होता है। तो हम लोग एक सुई वाला ही बनाया करेंगे जब भी क्लास में बनाएंगे तो। ओके सर। तो इस तरह से ये एक यंत्र होता है। और इसमें ये जो सुई होती है ना, ये सुई क्या होती है, एक छोटी सी चुंबक होती है। और ये अपने यहाँ मध्य बिंदु पर फ्री घूमने के लिए छूटी रहती है। ये झूल सकती है, बिल्कुल फ्रीली झूलती है। ठीक है, तो ये किसी भी दिशा में घूम सकती है। और चूंकि ये चुंबक है, तो ये हमेशा जो इसका जो ये सिरा है, ये उत्तर दिशा की ओर अपने आप को अनुदिश करता है, उत्तर दिशा की ओर अपने आप को हमेशा रखता है। ठीक है, जब कुछ भी उसके आसपास दूसरा कोई चुंबकीय क्षेत्र ना हो तब। लेकिन हमने क्या कहा कि वो जो वैज्ञानिक थे, ओर्स्टेड, ओर्स्टेड ने क्या किया, एक ऐसे ही परिपथ था उनका, जिसमें वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ क्रियाकलाप कर रहे थे। और इसके पास में ही एक दिक्सूचक ऐसे रखा हुआ था। तो एक समय क्या हुआ,
वो आए और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्विच चालू कर दिया, जो कुंजी थी उसको बंद कर दिया, परिपथ को चालू किया। तो उन्होंने देखा कि ये जो दिक्सूचक है, इसकी सुई कुछ कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए हल्की सी घूम गई, ऐसे घूमी, और वापस से फिर तुरंत ही सीधी भी हो गई, ऐसे घूमकर वापस से कुछ इस ढंग से सीधी हो गई। यस सर। ठीक है। तो इन्होंने क्या पाया कि जैसे ही स्विच को चालू करते हैं या परिपथ को चालू या बंद करते हैं, तो ये जो सुई है ये घूमती है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से परिपथ को बंद कर दिया। ये देखा तो उन्होंने परिपथ को बंद किया, और जैसे ही बंद किया उन्होंने क्या पाया, उन्होंने देखा कि ये जो सुई थी अब उल्टी दिशा में एक बार घूमी। पहले जैसे ऐसे घूमी थी, तो अब की बार वो ऐसे ना घूम के ऐसे घूम गई, ऐसे घूमी, और फिर वापस से तुरंत ही सीधी भी हो गई। मतलब उसमें कुछ क्षणिक विस्थापन हुआ, क्षणिक, कुछ समय के लिए। जैसे ही उसमें परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हुआ और फिर सीधी हो गई, वैसे ही फिर से जब बंद किया गया, जब धारा का प्रवाह रुका, तो फिर से वो एक दूसरी तरफ घूमी और बंद हो गई। ठीक है। तो उनको ये देखकर ये तो एहसास हुआ कि यार कुछ तो खेल है। मतलब जब जब विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है परिपथ में, तो कुछ ना कुछ चुंबकीय प्रभाव भी आ रहा है ना। तो इसके आधार पर उन्होंने आगे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे क्रियाकलाप किए, और धीरे धीरे उन्नति होती गई विज्ञान में। तो आज हम क्या पाते हैं, हम देखेंगे कि हमारे हमने इसी इसी के आधार पर मोटर का निर्माण किया, विद्युत मोटर का, विद्युत जनित्र या जनरेटर का निर्माण किया गया। आज आप देख रहे हैं पंखा घूमता है, या पंप जो चलता है पानी निकालता है जो बोर में से, या फिर जो ट्रेन चल रही हैं उनमें, जो बिजली से चलने वाली जो ट्रेनें हैं उनमें मोटर लगी है। या आजकल तो नया सिस्टम आया है ये ई रिक्शा या ई साइकिल वाला, मतलब बिजली से चलने वाली साइकिल, रिक्शा, ऑटो, उन सब में क्या है, विद्युत मोटर लगी हुई है। और वो किस आधार पर काम करती है, वो इसी आधार पर काम करती है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। तो ये छोटा सा एक जो ऑब्जर्वेशन था उनका, वो कितना आगे लेके चला गया चीजों को, नहीं। तो यस सर। वैज्ञानिक का नाम क्या था, हैंस, ये आपकी पुस्तक में भी लिखा हुआ है, क्रिश्चियन ओरस्टेड। ठीक है। और जैसा कि हमेशा से होता आया है, जब भी कोई खोज करता है तो उनके सम्मान में उनके नाम को किसी इकाई या मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। तो जो विद्युत क्षेत्र के बल को हम दर्शाते हैं, मतलब जब भी विद्युत नहीं, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो जो उसकी इकाई होती है वो ऑर्स्टेड होती है। ठीक है, ये आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन यही वो वैज्ञानिक है जिन्होंने इस फिनोमिना की खोज की, इस क्रियाकलाप के द्वारा उन्होंने देखा कि विद्युत धारा का कुछ चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चुंबक देखते हैं क्या होता है। हम चुंबक से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे विद्युत को उसमें बीच में लाएंगे। तो चुंबक को हमने क्या देखा, जैसे आप लोगों ने बताया, हम देख रहे हैं चुंबक। तो चुंबक क्या है, चुंबक वह पदार्थ है जो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। अब चुंबक देखा होगा सबने, कैसा दिखता है, कुछ ऐसा सा होता है। क्षण चुंबक की बात कर रहा हूं मैं, साधारणतः हम यही देखते हैं। और लगभग लगभग सभी बच्चों ने ये देखा होगा, एक तरफ एन लिखा रहता है, लाल और नीले रंग का एक क्षण होता है ना, ऐसा यस। लिखा रहता है। ठीक है। अलग अलग शेप, जो इसका आकार होता है उसके हिसाब से अलग अलग नाम दिया जाता है। ये एक सीधे छड़ की तरह होता है इसलिए उसको छड़ चुंबक कहते हैं। एक होता है नाल चुंबक, जो घोड़े की नाल की तरह दिखता है, कुछ ऐसा सा होता है, ये भी देखा होगा सभी ने लगभग। अगर नहीं देखा है, और इसे नाल चुम्बक कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये घोड़े की नाल की तरह है ना। इसी तरह से गोल वाला चुंबक भी होता है, जो गोल सिक्के की तरह दिखता है, इस तरह से डिस्क की तरह होता है। तो हाँ। आकार अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो हम लोग अपने समझ के लिए अभी क्षण चुंबक को ही लेके चलेंगे, क्योंकि ये सबसे आसान है। ठीक है। तो तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो अभी हम नहीं जानते कि क्षेत्र कैसा होता है, तो फिलहाल के लिए मैं आपको बताता हूँ। मान लो इसका कुछ ऐसा क्षेत्र होगा आसपास में। सर जो ये मतलब नॉर्थ और साउथ है, हाँ। सर अगर चुंबक को तोड़ेंगे तो फिर नॉर्थ और साउथ अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न किया बेटा आपने। तो मान लो आपके कथनानुसार मैंने इसके यहाँ से दो हिस्से कर दिए, ठीक है। यस अब सर।
ये ऐसे हो गया, दो टुकड़े में टूट गया। अब आप बताओ कि आपके अनुसार इसमें क्या होना चाहिए। जो टूटेंगे तो इनकी दोनों दिशाएं होंगी, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, कितने भी छोटे घर में टूटे वो। तो देखो ऐसे केस में क्या होता है, जब इसको हम तोड़ते हैं ना, तो यहाँ जो पोल है या जो ध्रुव, इसको ध्रुव कहते हैं। पहले तो ये समझो कि ये जो नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है। जो हमने जो दिशा सूचक सुई देखी थी, दिक् सूचक, उसमें जो तीर वाला निशान है, वो यस सर। उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, क्योंकि वो उत्तर दिशा की ओर अपने आप को हमेशा अनुदिश करता है। ठीक है। तो उसको उत्तरोन्मुखी ध्रुव भी कहते हैं या उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं। उसी तरह से ये जो साउथ एस लिखा हुआ है, ये दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणोमुखी ध्रुव कहलाता है। ठीक है। तो यस जैसे ही हम किसी चुंबक को तोड़ते हैं, तो जहां से वो टूटा है, वहां पर फिर से दोनों ध्रुव बन जाते हैं। ठीक है। और विपरीत ध्रुव बनेंगे कैसे, यहाँ पर अगर दक्षिण है तो यहाँ पर उत्तर ध्रुव बनेगा, और यहाँ पर उत्तर था तो यहाँ दक्षिण ध्रुव बनेगा। यस सर। ठीक है। तो जैसे ही आप चुंबक को तोड़ देंगे, तो वो ध्रुव अलग अलग नहीं होंगे। ये जो चुंबकीय ध्रुव है, ये कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, अकेले ये कभी नहीं रहते। ठीक है। हमेशा दोनों ध्रुव साथ ही रहेंगे, हमेशा प्रकृति में चुंबक के दोनों ध्रुव साथ पाए जाएंगे, भले वो दूर दूर हो। लेकिन यदि उत्तर ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, तो दक्षिणी ध्रुव भी होगा। आप ये जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के भी दो चुंबकीय ध्रुव हैं। जो ये दिशा सूचक काम करता है ना, ये इसी आधार पे काम करता है। क्योंकि अभी हमने क्या देखा, दिशा सूचक जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में कोई बल के कारण घूमता है। तो जब उसको ऐसे ही रख दे रहे हैं, तो वो अपनी धुरी पे कैसे घूम जा रहा है, कोई तो बल लग रहा होगा ना उसको, जो उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में ऐसे अनुदिश करके या सीधा करके रखता है। तो यस। वो पृथ्वी के द्वारा लगने वाला चुंबकीय बल होता है। पृथ्वी भी एक चुंबक है बहुत बड़ी। ठीक है। जिसमें एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है। तो पृथ्वी के पास दो तरह के ध्रुव होते हैं, एक जो ज्यामितीय ध्रुव है, और दूसरा जो चुंबकीय ध्रुव है। तो जो हम दिशा सूचक यंत्रों का प्रयोग करते हैं, वे सभी पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के आधार पर कार्य करते हैं। ठीक है। तो यदि हम किसी भी चुंबक को तोड़ दें, तो उसमें फिर से दो ध्रुव बनेंगे। जहां से वो टूटा है, वहां पर एक एक टुकड़े में दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा और दूसरे टुकड़े में उत्तरी ध्रुव बन जाएगा। वो डिपेंड करेगा किस पर, वो निर्भर करेगा कि जो दूसरे ध्रुव है, टूटने के बाद टुकड़े में जो बचा हुआ ध्रुव है वो कौन सा है। जैसे इस टुकड़े में यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव था, तो यहाँ पे उत्तर बनेगा, और इस वाले में इधर उत्तरी ध्रुव था, तो इधर दक्षिणी ध्रुव बनेगा। ठीक है। तो जिस किसी का भी ये डाउट था बेटा, आप समझ में आया आपको तोड़ने पर क्या होगा। यस सर। ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम वापस अपनी चुंबक को जोड़ देंगे, क्योंकि हम एक ही चुंबक के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा जो छड़ चुंबक था वो कुछ इस ढंग से है, आड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। और हम बोल रहे हैं कि इसके आसपास में कोई क्षेत्र है जहां पर ये बल लगाता है। अभी मैंने ऐसा बनाया है, हालांकि ये गड़बड़ है। अभी आप लोगों को समझ में आएगा क्यों गड़बड़ है। ठीक है। ये तो सबने ऑब्जर्व किया होगा, अगर चुंबक से खेले हो या चुंबक देखे हो सब लोग, तो ये तो जान रहे होंगे आप लोग कि चुंबक जैसा ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ हाथ में चुंबक पकड़ी है और यहाँ से आपके पास अगर कोई लोहे का सामान है तो उसको खींच लेगा, ऐसा तो नहीं होता। कुछ दूरी तक ही वो खींच पाता सर। है ना। तो जो वो क्षेत्र होता है ना, जितनी दूरी तक वो खींच पा रहा है, वही उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है। उतना ही एरिया ऐसा है जिसमें वो बल लगाएगा, उतना ही क्षेत्र इतना है जिसमें वो चुंबक बल लगा पाएगा। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये दिखाई नहीं देता, ये अदृश्य होता है। ठीक है। तो इसके कुछ गुण धर्म है, वो हम देखते हैं क्या क्या है। किंतु मजे की बात यह है कि यही वह कारण है जिसके कारण चुंबकीय बल लगता है ना। आगे क्या करता है, ये क्या करता है, ये अन्य चुंबकों को या लौह चुंबकीय पदार्थ, जैसे आप बोल रहे थे ना लोहे को खींचता है, तो लोहा भी जैसे, अब आगे आप लोग जब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि लोहा तो मतलब एक प्योर एलिमेंट हो गया, एक एक शुद्ध धातु हो गया, है ना। लेकिन लोहे में थोड़ा सा कुछ मिलाकर दूसरे मिश्र धातु भी बनाए जाते हैं। मिश्र धातुओं के बारे में हम बात कर चुके हैं विद्युत पाठ में। तो मिश्र धातु जैसे स्टील जो है, स्टील वो लोहे का एक मिश्र धातु है जिसमें कार्बन मिलाया होता है। तो उसमें भी ये गुण होता है, लौह चुंबकीय गुण होता है। तो जितने भी लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, सिर्फ लोहा ही नहीं, सभी लौह चुंबकीय पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है। तो क्या होता है, चुंबक यस हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या धकेलते भी हैं।
यस सर। सर जब विपरीत दिशाएं होंगी तो आकर्षित करेंगे, और जब सेम दिशाएं होंगी तो। बिल्कुल सही बेटा, जैसे आवेशों में हो रहा था ना, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे, उसी तरह से चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, और जो समान ध्रुव हैं वो एक दूसरे को धकेलेंगे। हाँ, प्रतिकर्षित करेंगे। इसके अलावा एक चीज और करता है, क्या करता है, अभी मैंने बताया कि लौह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। अब ये आप ध्यान रखना कि लौह चुंबकीय पदार्थों को के बारे में जब हम बात करेंगे तो कोई भी ध्रुव हो, दक्षिणी या उत्तरी, वो उनको आकर्षित ही करेगा। ठीक है, तो साथ ही उदाहरण क्या क्या है इसके, जैसे कि लोहा, स्टील आदि। अच्छा, सारे स्टील जो है वो लौह चुंबकीय नहीं होते हैं, तो हम लोग उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ अधिकतम स्टील्स जो है वो लौह चुंबकीय होते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये अदृश्य होता है, लेकिन यही जो है वो अन्य, मतलब यही उत्तरदायी है किसके लिए, जो चुंबकीय बल लगता है, जिसके कारण अन्य चुंबक आकर्षित या प्रतिकर्षित होंगे, या लौह चुंबकीय पदार्थ जो है वो आकर्षित होंगे। ठीक है, और एक चीज और है, आपकी पुस्तक में और अच्छी परिभाषा लिखी हुई है चुंबकीय क्षेत्र की, क्या कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है। संसूचन का अर्थ होता है कि आप उसका अनुभव कर सकते हैं, जहां उसके बल के कारण आप कुछ किसी अन्य पदार्थ, अन्य चुंबक या लौह चुंबकीय पदार्थ पर कोई बल का अनुभव कर सकते हैं, उसको संसूचन करना कहते हैं। ठीक है, कि संसूचन किया जा सकता है उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसकी दो गुण धर्मों को और देखते हैं, या दो प्रॉपर्टीज या पॉइंट्स को और देखते हैं, कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये एक सदिश राशि होती है। अब सदिश राशि से आप लोग क्या समझते हैं, किसी को कुछ पता हो तो बताओ, क्या होती है सदिश राशियां? जिसमें दिशा होती है। बिल्कुल सही। दिशा होने का अर्थ क्या होता है, थोड़ा समझाओ। सर उसमें बल रेखाएं दिशाएं की ओर, सर उत्तर या फिर दक्षिण की ओर प्रदर्शित होती हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं, उत्तर दक्षिण तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जब बात करेंगे तो आ जाएगा। अगर कोई और सदिश राशि हो तो क्या होगा, सदिश राशि का अर्थ बताओ पहले मुझे। सर जिस पदार्थ में दिशाओं का ज्ञान होता है उसे सदिश राशि कहते हैं, और जिस पदार्थ में दिशाओं का ज्ञान नहीं होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही ढंग से परिभाषित कर रही थी आप, लेकिन यहाँ पदार्थों की बात नहीं होती है। पदार्थ अलग चीज है, राशियां अलग चीज है ना। जैसे कि विस्थापन, विस्थापन एक भौतिक राशि है किंतु पदार्थ नहीं है ना। जैसे पदार्थ, है। हाँ, तो ये शब्दों को थोड़ा ध्यान में रखें आप लोग। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, परिमाण क्या होता है? सर कोई अंक। हाँ, कोई अंक, मैग्नीट्यूड, है ना। जैसे जैसे कि आपका वजन, वजन का क्या है, परिमाण है। जैसे आप 25 किलो के हैं, 40 किलो के हैं, या 50 किलो के हैं, ये एक जो अंक है वो एक मात्रक के साथ लगा हुआ है, जो कि परिमाण है, जो बता रहा है कि कितना कितना है आपका वजन, है ना। की जैसे मात्रा। कि, हाँ, जैसे कि 1 लीटर दूध, तो 1 लीटर, 1 लीटर वहां पर क्या हो गया, परिमाण हो गया। इसको थोड़ा अच्छे से समझना है तो ऐसे समझो, जैसे विस्थापन और दूरी, जब हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो जैसे मान लो आप घर से निकले और स्कूल गए सुबह सुबह, तो उस समय आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं कि हमारे घर से हमारे स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है, मान लो किसी के घर से 5 किलोमीटर दूर है स्कूल। ठीक है, तो उसमें हमने दिशा का भान नहीं किया, दिशा का कुछ भी हमें पता नहीं लगा। ठीक है, लेकिन यदि हम कह दें कि हमारे घर से हमारा विद्यालय 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, तो यहां पर दिशा भी आ गई, है ना। फिक्स हो गया कि हाँ, घर से निकलेंगे, जहां भी हमारा घर है वहां से 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर हम उत्तर दिशा में जाएंगे तो हमारा विद्यालय आ जाएगा। वो फिक्स हो जाएगा, वो सीधी दूरी, जो सीधी रेखा की जो दूरी होती है, न्यूनतम दूरी, उसकी बात की जाती है, वहां पर दिशा भी होती है। तो जब दिशा और परिमाण साथ में आते हैं तो एक सदिश राशि हो जाती है। दूरी के संदर्भ में ये विस्थापन कहलाता है,
और जब दिशा ना हो तो सिर्फ दूरी कहलाती है। जैसे आप घर से निकले, अलग अलग दिशाओं में मुड़ते हुए, किसी किसी गली से, किसी रास्ते से होते हुए स्कूल पहुंचे, तो सब जितनी दूरी आपने तय की सब और मुड़ के, वो उसको आप सिर्फ दूरी से ही परिभाषित करेंगे, इतना किलोमीटर की दूरी। लेकिन यदि आप विस्थापन की बात करेंगे तो आपके घर से आपके विद्यालय तक एक सीधी रेखा खींचेंगे, बीच में कहीं भी मोड़ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सबसे जो न्यूनतम दूरी होगी वही विस्थापन होगी। उसमें दिशा भी आएगी कि इतने किलोमीटर उत्तर में या दक्षिण में या उत्तर पश्चिम में या उत्तर पूर्व में, जो भी दिशा हो, है ना। तो जब इस तरह की राशियां हो जिसमें दिशा भी आ जाए, उनको हम सदिश राशि कहते हैं। तो जब हम सर हाँ बोलो। सर मान लीजिए हम अपने घर से स्कूल आए और फिर स्कूल से घर गए तो विस्थापन शून्य हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आपको क्या लगता है, होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इसी तरह से होता है। कितनी मजेदार बात है, नहीं? मान लो 6 किलोमीटर दूर स्कूल है, 12 किलोमीटर चल लिए टोटल, घर आए, पता चला कि विस्थापन तो शून्य है, विस्थापित हुए ही नहीं हम। ये होता है, सच में ऐसा ही होता है। ठीक है। तो उसी तरह से जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी एक सदिश राशि है। इसका परिमाण और इसकी दिशा दोनों होते हैं। ठीक है। और ये क्या है, ये प्रकट कैसे कैसे होता है? चुंबकीय क्षेत्र का जो प्राकट्य है, प्राकट्य मतलब कब हम अनुभव कर पाएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र है, ये दो कारणों से होता है। या तो कोई चुंबक हो, या फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का जो प्राकट्य है, प्राकट्य शब्द समझते हैं सब लोग, क्या होता है? सर एक बार प्राकट्य और भी बोलिए। उसका उत्सर्जन, उसका दिखना, उसका एहसास होना, मतलब कोई चीज प्रकट होना, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र कब कब प्रकट होगा? किसी चुंबक के कारण या फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण। विद्युत क्षेत्र का प्राकट्य चुंबकीय पदार्थों या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के द्वारा होता है। सर चुम्बक को टीवी के पास क्यों नहीं ले जाते हैं? चुंबक को टीवी के पास? यस सर। देखो, टीवी में जो जो स्क्रीन पे हमको दिख रहा होता है ना, जो भी ये स्क्रीन होती है, इन सब में भी क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा होता है ना, किसी न किसी रूप में। उसी से हमको यहाँ पर दिखाई देता है। और साथ ही ये तो सिर्फ स्क्रीन है, ये जो अभी आप लोग देखते हो ना एक बोर्ड, ये सिर्फ एक स्क्रीन है। जो टीवी होती है उसमें स्पीकर भी लगे होते हैं जिसमें से आवाज आती है ना। तो स्पीकर में क्या होता है, चुंबक होती है, देखा है सबने? यस सर। तो जब दो चुंबक आपस में नजदीक में आएंगे तो उनके चुंबकीय क्षेत्र आपस में कुछ ना कुछ तो मेल जोल करेंगे और एक दूसरे पर बल लगाएंगे, चुंबकीय बल। तो उसकी वजह से दो तरह की चीजें देखने को मिलेंगी आपको। टीवी की स्क्रीन के पास आप लेकर जाएंगे तो स्क्रीन पर जो भी चीजें आपको दिख रही हैं वो थोड़ी बिगड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो आप चुंबक लेके आए हैं उसका चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस पर असर करेगा, कुछ चुंबकीय बल लगाएगा, जिसकी वजह से जो इसका काम करने का तरीका है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपको ठीक से दिखेगा नहीं। ठीक है। और यदि आप स्पीकर के पास लेके चले गए, कभी कभी आपने सुना होगा कि जब हम स्पीकर माइक का प्रयोग करते हैं और हमारा फोन बज जाए तो आपको कुछ खड़खड़ाहट सुनाई देती है। यस सर। इसीलिए होता है कि जब मोबाइल पे फोन आता है तो कुछ चुंबकीय क्षेत्र नया उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसके चुंबकीय क्षेत्र से कुछ बल लगता है या वो इस पर बल लगाता है, और जो हम लोग इससे कार्य ले रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब जो स्पीकर है वो काम अगर जो कर रहा है तो उसमें कुछ खरखराहट या कुछ अलग ध्वनि आपको सुनाई देगी, उसकी ध्वनि में कुछ बदलाव हो जाएगा। ठीक है। तो वो जो उपकरण है आपके वो खराब भी हो सकते हैं। यदि बहुत ताकतवर चुंबक आप लेकर आ गए तो वो उपकरण हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि स्क्रीन के आसपास चुंबक ना लेकर जाएं। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अभी के लिए रुकते हैं, बाकी जो चीजें हैं वो हम लोग अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। ठीक है। यस चलो। सर।